गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। मेरा एग्ज़ाम आने वाला है 25 को, इसलिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ, सिर्फ आपको ये बता के कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं जो आप एक बार लास्ट मोमेंट पे उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो पहली बात मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सब्जेक्ट के फर्स्ट टॉपिक से, जो है हिस्ट्री। आपकी हिस्ट्री की बुक में 4 चैप्टर्स हैं आपके बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शायद ही इसमें से ऐसा कोई टॉपिक है जो कभी बोर्ड में नहीं आता। हर क्वेश्चन, हर एक टॉपिक बोर्ड में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में देखा गया है। दूसरा चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, सेम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये हमेशा बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस में रहा है। इट्स मीन आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 70 to 80% इम्पोर्टेंट है। इस आपका चैप्टर्स है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में से आपके सिर्फ 2 ही पेज आ रहे हैं, उन दोनों पेजों को लाइटली मत लेना। उसमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चंस है जिसमें से फूड ट्रेवल्स, डिजीज ट्रेवल्स किस तरह से करते हैं, एक बार उसको रीड आउट कर लेना। देन आपका प्रिंट कल्चर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, बेटा इसमें से आपके ज़्यादातर MCQ बनते हैं। दूसरा 1 मार्कर्स क्वेश्चन, जैसे टोक्यो का पुराना नाम क्या है, एडो, या फिर गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस हो गई बेटा, या फिर आप कह सकते हो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र हो गया, या आप कह सकते हो प्रोटेस्टेंट धर्म हो गया। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी आपको बताए हैं, उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेना और पैनिक मत करिएगा। बेटा हिस्ट्री की जितनी भी पिक्चर्स है, जितनी भी पेंटिंग्स हैं, उनको एक बार उनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स की, क्योंकि वो कंपैरिजन में, डिफरेंस बिटवीन में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस में आती ही आती हैं। नाउ क्लास हम आते हैं अब ज्योग्राफी पे। पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके मोस्टली 5 टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एजेंडा 21, सॉइल इरोजन्स, सॉइल कंजर्वेशन एंड टाइप क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल्स। इसके अलावा एक और टॉपिक बचता है लैंड कंजर्वेशन। बेटा इसमें एक चीज़ याद रखना, आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है ना, उसमें आपसे ज़्यादातर MCQ में पूछा जाता है। आपको उसके टाइप्स बता दी जाएंगे या फिर उसके सॉइल्स के फीचर्स बता दिए जाएंगे। देन आपसे पूछा जाएगा ये किस टाइप की सॉइल है या फिर ये कौन सी सॉइल किस जगह पे मिलती है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें भी आपके कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, टाइगर प्रोजेक्ट के साथ फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हो गया, जो इससे टाइगर प्रोजेक्ट से 1 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड टॉपिक है आपका कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए जो लोकल कम्युनिटी है उन्होंने किस किस तरीके से इसमें अपना योगदान दिया, जैसे बीच बचाओ आंदोलन या फिर आप कह सकते हो चिपको मूवमेंट। नाउ क्लास हमारा थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। इसमें मोस्टली 2 ही टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो यूजेस ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ अ डैम्स, और दूसरा है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि किस किस एरिया में, जैसे राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाती है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से की जाती है, या अब हमारे साउथ इंडिया में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से करते हैं, उनका पर्टिकुलर नाम अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बेटा टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स, इसके बाद मेजर क्रॉप्स। बेटा मेजर क्रॉप्स आपको सारी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। एक बात याद रखना, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जिस क्रॉप के जितने ज़्यादा नखरे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद आते हैं आपके टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। लास्ट टॉपिक इसका भूदान और ग्रामदान की स्टोरी आपको याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्लास आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ मिनरल्स करने हैं, एनर्जी रिसोर्सेज आपको सारे याद करने हैं, साथ ही में आपको मिनरल्स की सारी बेल्ट एज इट इज़ याद होनी चाहिए, और आपको इसी के साथ साथ इसमें से जितने भी स्टेट्समेंट्स हैं, जैसे मिनरल्स अगर हमारी लाइफ में ना हो तो हम उनके बिना कैसे रह सकते हैं, इस तरह के जो स्टेट्समेंट्स आपको दिए हैं इनको आपको क्लैरिफाई करना आना चाहिए। हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आएगा और साथ में आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस आएगा। इसमें एक बात याद रखिएगा, इन दोनों चैप्टर्स में 1 वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, खासकर ऐसे कॉमन मिनरल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा जो आपको पता भी होगा लेकिन आप कंफ्यूज होकर दूसरा आंसर टिक आउट कर देंगे। लास्ट चैप्टर हमारा बनता है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें से आपके सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क आता है।
फर्स्ट चैप्टर इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आपके 4 पॉइंट्स, 4 टॉपिक्स मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, एथनिक प्रॉब्लम्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। सेकंड क्वेश्चन आपका, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। थर्ड पॉइंट, सिविल वॉर। ऐसा क्या बेल्जियम ने किया जो कि श्रीलंका में नहीं हुआ, जिसकी वजह से श्रीलंका में हमें सिविल वॉर देखने को मिलती है। फिर थर्ड है हमारा टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। सेकेंड चैप्टर हमारा फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और साथ साथ फेडरलिज्म में डिफरेंस। इसके बाद आपका आता है फीचर्स ऑफ अ फेडरलिज्म, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बेस से। फिर आपका आता है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर जेंडर, रीजन एंड कास्ट। जेंडर, रीजन एंड कास्ट, कम्युनलिज्म एंड सेकुलर स्टेट्स में डिफरेंस, साथ में इनको सेपरेट भी याद रखना। इसके बाद पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स। बेटा इस वर्ड का ध्यान रखना, कास्ट पहले आ रहा है या पॉलिटिक्स पहले आ रहा है, इस चीज़ को भी आप माइंड में रख के इस चैप्टर को याद करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। पहले पॉलिटिकल पार्टीज की हमें ज़रूरत क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन फीचर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अपोजिशन का रोल, ठीक है। फिर इसके बाद आपके आते हैं स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज कैसे बनती है। देन इसके बाद रिफॉर्म्स और इनके चैलेंजेस जिन्होंने क्या क्या फेस आउट किए। नेशनल पार्टीज़ की कौन कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं और उनकी क्या क्या कब बनी, किसके बारे में डिटेल्स आई है। साथ में 2 स्टेट्स पार्टीज़ के आप नाम एटलीस्ट याद रखिएगा। स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, लेजिटिमेट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। इनके बीच में डिफरेंस भी आता है। साथ ही में आपको ये याद रखना है कि कैसे अकोमोडेशन ऑफ सोशल डिविजन को भी कंट्रोल में किया गया।